एक ऐसा खूनी दरिंदा जो बच्चों को पकड़ता था और फिर उनके मांस को पकाकर खा लेता था और बचे हुए ऑर्गन्स को हॉस्पिटल्स में बेच देता था। इस तरीके से उसकी 5 उंगलियां घी में थी। लेकिन इसकी दरिंदगी की हद कहाँ तक जाएगी, और इसी के साथ में ये घटना तो सच्ची घटना पर आधारित है। तो वो सच्ची घटना कितनी भयानक थी जानेंगे आज की कहानी में। कहानी का नाम है सेक्टर 36। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, जो आदमी कौन बनेगा करोड़पति दिख रहा था। देखने में तो मरीर और सूखा सा था, लेकिन बहुत ही महंगे और आलीशान घर में रह रहा था। उसने एक सूट भी पहना हुआ था जो उस पर फिट तो नहीं आ रहा था, लेकिन टशन इसके देखने लायक थे। कौन बनेगा करोड़पति देखने के बाद में ये अपने परिवार वालों को फ़ोन लगाता है। परिवार में इसकी छोटी बच्ची है, बीवी है जिनसे ये बेइंतहा प्यार करता है, और घर में अपने परिवार वालों की फ़ोटो भी लगा कर रखी है। इसी के साथ में हम उसके घर के बाथरूम में देख पाते हैं कि एक 15 साल की लगभग टीनेजर लड़की बेहोश पड़ी हुई है। फ़ोन में बातचीत हो जाने के बाद में ये आदमी, जिसका नाम प्रेम है, वो चाकू निकालता है, बाथरूम में जाता है और वही टीनेजर लड़की जो बाथरूम में बेहोश थी उसके बड़ी करीने से टुकड़े टुकड़े करने लगता है, और जिसका खून बहते हुए हमें टॉयलेट में दिखाया जाता है। अब हमें इस कहानी के दूसरे प्रमुख पात्र को दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस वाला है। इस पुलिस वाले का नाम पांडे जी है। अब पांडे जी अपने घर में पूजा पाठ कर रहे थे और अपने पिताजी का गुणगान कर रहे थे कि कैसे उनके पिताजी संस्कृत के भी विशेषज्ञ थे, इसी प्रकार से ज्ञान विज्ञान की बातें भी जानते थे। पांडे जी के परिवार में भी उनकी एक वाइफ थी और उनकी 8 साल की एक बच्ची थी। पांडे जी के चरित्र की अगर बात की जाए तो वो पैसे के पीछे काफी पागल थे। कहानी की नरेटिंग वॉइस में हमें बताई जाती है कि आज के ज़माने में तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे से ही सब कुछ होता है। इसलिए घूसखोरी उनके तन बदन में फैली हुई थी। हम देख पाते हैं कि उनके दफ्तर में यानी उनके पुलिस थाने में एक ऑटो ड्राइवर रोते रोते आता है, जो अपनी 15 साल की बच्ची जो कि लापता हो गई है उसके बारे में FIR दर्ज कराने आया था। लेकिन पांडे जी FIR दर्ज करने के बजाय उस आदमी से गोलमोल बातें करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि अरे जवान लड़की है, यहाँ वहाँ घूम के वापस आ जाएगी। वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि मैं कई बार आ चुका हूँ, 4 दिन से मेरी बेटी स्कूल से वापस नहीं आई है, आखिर आप लोग मेरी FIR दर्ज कब करेंगे। तो पांडे जी कुछ पैसे उसकी जेब में डाल देते हैं ताकि उसका मुंह बंद करा पाए, और उसे कहते हैं कि जाकर अपनी बेटी का मिसिंग पोस्टर बोर्ड में लगा दे। हम देख पाते हैं कि उस बोर्ड में और भी बहुत सारे बच्चों की फोटो लगी हुई थी, पर इस बात से पांडे जी को कोई मतलब नहीं था। उनका कहना था कि बच्चे तो आते जाते रहते हैं, गायब होते रहते हैं, कितनों को खोजते रहेंगे। इस तरीके से वो बड़े शांत थे और अपनी पोस्ट के मजे ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस इलाके को, यानी कि दिल्ली के राजीव नगर को, जहाँ से बच्चे गायब हो रहे थे। अब कुछ बच्चे थे जो कि क्रिकेट खेल रहे थे, और ऑब्वियस सी बात है बॉल नाली में जाने पर एक खास बच्चे को नाली से बॉल निकालने का ठेका दिया जाता है। तो जब वो बच्चा बॉल को नाली से निकाल रहा था तो वहाँ से एक कटा हुआ हाथ यानी उसकी हड्डी बाहर निकलती है, जिसको देखकर तो मोहल्ले में हड़कंप मच गया था। पुलिस भी आती है और पुलिस इस हाथ को देखकर यही सोच रही थी कि इतना छोटा हाथ किसी इंसान का हो सकता है, या किसी बंदर का, या किसी लंगूर का। लेकिन पांडे जी को तो जल्दी से इस केस से पल्ला झाड़ना था। तो वो कहते हैं कि ये नाला पता नहीं कितने कितने शहरों से लगा होगा, कहीं ना कहीं से कट कुट के कुछ बह के आ गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। लेकिन हाँ, वो बच्चा जिसने नाली से बॉल निकाली थी और पुलिस को इन्फॉर्म किया था, उसने काफ़ी बहादुरी का काम किया था, तो ले बेटा तू भी 100 रुपये लेके खुश हो जा। ये कहकर पांडे जी उसे इनाम के रूप में 100 रुपये देते हैं और वंस अगेन अपना पल्ला झाड़कर चलते बनते हैं। लेकिन ये सब घटना दूर से प्रेम यानी वही नौकर जो लड़कियों की लाश को काट रहा था वो देख रहा था, और वो मन ही मन क्या सोच रहा था ये तो हमें नहीं पता, पर जाहिर सी बात है ये चीज़ देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा ताकत तो मिल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को सारे सबूत सामने होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रही थी, और इससे बेहतर बात प्रेम के लिए और क्या हो सकती है। खैर, वो नाली से बॉल निकालने वाला बच्चा रात को अपने घर के कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है। अंधेरी रात में कोंटे में शॉल ओढ़े प्रेम बैठा हुआ था, और प्रेम उसे चॉकलेट के बहाने वापस अपने पास बुलाता है। वो लालची बच्चा भी प्रेम के पास चले जाता है, और उसके बाद क्या था, प्रेम उसे पकड़कर अपने बंगले में ले जाता है। प्रेम इसके साथ कुछ गलत काम करता है, जिसके बाद वो बच्चा जब रोने लगता है और कहने लगता है कि अब तो तुम्हारा हो गया ना, अब मुझे जाने दो वरना मेरे पापा आके तुम्हें मार देंगी। अब प्रेम यहाँ पे टोटली साइकोपाथ हो चुका था। वो कहता है बच्चे से कि तेरा बाप चौकीदार,
कल को तू भी चौकीदार बनेगा, तू भी किसी लड़की से शादी करेगा और तेरे भी बच्चे होंगे और वो भी चौकीदार बनेंगे। तो मैं तेरे इस कष्ट भरे जीवन को ख़त्म करने वाला हूँ। और इसी के साथ में प्रेम उस बच्चे को भी काट के पका देता है, उसके बॉडी ऑर्गन्स को कुछ कंपाउंडर्स को बेच देता है और इसी के साथ में बची खुची हिस्से को उसी नाले में बहा देता है जिस नाले से हड्डियाँ मिली थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रेम इस प्रकार का क्यों है। तो वास्तव में प्रेम जब छोटा था तो उसका एक मामा था जो कसाई था और वो प्रेम को खाना खिलाने के बहाने में उसका शोषण करता था। एक दिन जब ये इम्तिहान हो गई थी और वो फिर से प्रेम के साथ वही सब करना चाहता था तो प्रेम ने एक चाकू से मामा के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और इस प्रकार से बचपन से ही वो इन सब ट्रॉमा से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था कि वो हर बच्चे का शोषण करता था, उनके मांस को खाता था और फिर उनकी लाश को बहा दिया करता था। कहीं ना कहीं अपने मामा की तरह ही वो बिहेव कर रहा था। अब हमें इस घर के असली मालिक को दिखाया जाता है, बलवीर को। बलवीर की एक छोटी सी पोती थी जिसके कारण आज घर में एक फंक्शन रखा गया था, शायद उसका जन्मदिन होगा। लेकिन बलवीर सिंह की नज़रें बहुत ख़राब थी, इवन अपनी पोती को भी वो गलत तरीके से छू रहा था। पार्टी में जब सब एंजॉय कर रहे थे तो बलवीर को एक कॉल आता है, जिस कॉल को सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। और इस बीच वो चुंगी नाम की लड़की की डिमांड करता है। यहाँ चुंगी नाम की लड़की एक टीनेजर लड़की थी जो कि वेश्यावृत्ति का काम करती थी। शायद बलवीर ने उसे खुद को प्लीज करने के लिए बुलाया होगा और शायद ये काम वो बहुत दिन से करते भी आ रहा होगा। हम देख पाते हैं कि चुंगी के इस काम में उसके घर वाले भी साथ देते थे, यानी उसके घर वालों को भी पता था कि उनकी बेटी क्या धंधा करती है। इसी के साथ में वो खुद उसकी फोटोज खींचते थे ताकि क्लाइंट को भेज पाए। अब इधर हमें पांडे जी को दिखाया जाता है। पांडे जी पुलिस वाले तो थे ही, लेकिन पार्ट टाइम में रामलीला में काम भी करते थे। और आज राजीव कैंप में ऐसी ही रामलीला का मंचन हो रहा था जिसमें पांडे जी रावण बने हुए थे। अपने हिस्से का प्ले करने के बाद जब वो वापस अपना गेटअप को रेडी कर रहे थे और बैक स्टेज पे थे तो यहाँ पे चुंगी यानी वो बंगालन प्रोस्टिट्यूट के पापा आ जाते हैं, जिनका ये कहना था कि उनकी बेटी कई दिन से लापता है। मैं कई बार आपसे एफआईआर दर्ज कराने आया लेकिन आप लिखते ही नहीं हैं। पुलिस वाले हैं ना, ये तो आपका काम है ना, सरकार आपको इसी चीज के पैसे देती है ना, तो एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हो? मेरी बेटी को खोजते क्यों नहीं हो? इस पर पांडे जी भड़क जाते हैं। पांडे जी कहते हैं, क्यों तेरी जेब से सैलरी लेता हूँ क्या? तू मेरे को पगार दे रहा है क्या? इतना बड़ा राजीव कैंप है, इतने सारे लोग हैं और सिर्फ 3 पुलिस वाले, साले जहाँ पुलिस वाले देखा नहीं कि पकड़ लेते हो। अब ये सब बातें कुछ तरीके से आसपास के लोग भी सुन रहे थे, यहाँ तक कि पांडे जी की वाइफ भी सुन लेती है। वो उस आदमी को भगा देते हैं ये कह के कि ये कोई जगह नहीं है एफआईआर लिखाने की, और वो आदमी भी अपना मुँह लेके चला जाता है। इस बीच हम देख पाते हैं कि प्रेम भी यहाँ पे आ चुका था। अब प्रेम ने इस बार एक एम्बुलेंस लाई हुई थी ताकि एम्बुलेंस में बच्चों को किडनैप करके जाएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि एम्बुलेंस में भी चोरी हो सकती है। इसलिए वो शिकार पर निकल जाता है और इस बार उसने बहुत गलत पंगा ले लिया था। पांडे जी की छोटी बेटी जो कि 8 साल की थी, जब वो बाथरूम जा रही थी तो प्रेम उसे ही अपना शिकार बनाकर आज उसका मांस खाने के लिए उसे उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन इसी बीच पांडे जी को ध्यान आता है कि उनकी बेटी कहाँ है, तो पत्नी जी बताती यहीं गई तो थी, बाथरूम गई थी। पांडे जी जब आसपास नजर देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी बेटी बेहोश है और प्रेम उसे अपनी गोद में लाद कर ले जा रहा है। अरे हमारी बेटी चोरी हो रही है। पांडे जी लपक कर प्रेम की तरफ बढ़ते हैं और प्रेम भी अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को वहीं पटक देता है और सर पर पैर रख के भागना शुरू करता है। पांडे जी अपनी बेटी को उसी एम्बुलेंस में ले जाते हैं जिस एम्बुलेंस को प्रेम ने चोरी करने के लिए रखा था। खैर एम्बुलेंस वाला भी सकपगा जाता है और बच्ची का इलाज करने लगता है और इस बीच पांडे जी भागते हैं प्रेम को पकड़ने के लिए। गलियों गलियों में कोने कोने में कहाँ कहाँ प्रेम भाग रहा था और पीछे पीछे पांडे जी भाग रहे थे, लेकिन प्रेम पकड़ में नहीं आता है। थक हार कर पांडे जी जब अपनी बीवी के पास जाते हैं और अपनी बेटी की तबीयत के बारे में पूछते हैं तो बीवी भड़क जाती है, कहती है पुलिस वाले हो ना, आज तो तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारी बेटी तक को लोग ले जा रहे हैं, कैसे पुलिस वाले हो तुम? हाँ, पकड़ते क्यों नहीं उस कातिल को? और अब क्योंकि पांडे जी के घर में आग लगी थी, उनकी खुद की बेटी किडनैप होने वाली थी, तो उनको समझ में आ जाता है कि बेटी के खोने का दर्द क्या होता है। सबसे पहले पांडे जी चुंगी के पापा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि सुबह रिपोर्ट लिखाने आ जाना। अगले सुबह में पूरी शिद्दत के साथ पांडे चुंगी के बारे में पूरी रिपोर्ट लिखते हैं और अब हमें भी समझ में आता है कि चुंगी वही प्रोस्टिट्यूट थी जो बलवीर के यहाँ जाया करती थी प्रोस्टिट्यूशन का काम करना। अब तुरंत बलवीर जी के यहाँ जाया जाता है। दरवाज़ा खुलता है, नौकर प्रेम पांडे जी को देखकर सकपका जाता है कि अरे
कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि कल रात को मैं ही इसकी बेटी को उठा के ले जा रहा था। खैर उसके मुंह पे तो मास्क लगा हुआ था, इसलिए पांडे जी प्रेम को पहचान नहीं पाते। हाँ, बलबीर जी से वो ज़रूर पूछताछ करते हैं कि चुंगी लास्ट टाइम आप ही के घर आई थी और आपके घर से गायब हुई थी, तो ऐसा क्या है कि चुंगी आपके घर आई। बलबीर जी कहने लगते हैं कि चुंगी कोई शरीफ लड़की नहीं थी, प्रोस्टिट्यूट थी और पैसे देकर मैं उसे बुलाता था और ये उसका बाप जो FIR लिखवा रहा है वही उसे यहाँ भेजता था। अब यहाँ पे पांडे जी के सर पे खून सवार हो गया था। कैसा बाप है यार तू, अपनी ही बेटी से धंधा कराता था। साले तेरी बेटी को तो खोजूंगा ज़रूर, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। ये कह के वो उस ऑटो ड्राइवर को ठोक पीट कर भगा देते हैं। लेकिन बलबीर जी के घर पे पुलिस आई थी और बलबीर भी कोई दूध का दूल्हा था नहीं, उसे भी पता था कि बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी, इसलिए वो पांडे जी को धौंस दिखाने लगता है कि मेरी पहुंच तुम्हारे ऊपर ऊपर के ऑफिसर्स तक है और तुम्हारा जो DIG रस्तोगी है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फ़ोन लगाऊं क्या। और बस रस्तोगी जी को फ़ोन लग चुका था और रस्तोगी जी भी पांडे जी को फ़ोन लगाकर उसे धमकाते हैं कि बलबीर के घर में दोबारा मत जाना, वो मेरा दोस्त। कानून इसी तरीके से तो काम करते हैं ना, बड़े लोगों की जेब में रहता है और छोटे लोगों की कोई पूछ परख ही नहीं रहती। खैर पांडे जी को सवाल तो कई करने थे क्योंकि अब वो सीरियसली इस केस पर काम करना चाहते थे, लेकिन ऊपर से हुक्म आ गया था तो उन्हें बलबीर के घर से जाना पड़ रहा था। जब वो बाहर जाकर अपनी बाइक को चालू कर रहे थे तो प्रेम स्टाइल मारते हुए पीछे से आकर कहता है, आपकी भी कोई बेटी है क्या। जिस पर पांडे जी कहते हैं, तेरे को क्या मतलब है। जिस पर प्रेम का कहना था कि मेरी भी एक बेटी है 6 साल की। पता नहीं कैसे कैसे रावण आज की दुनिया में आ गए हैं। प्रेम ये सब बोल के शायद पांडे जी को एक हिंट देने की कोशिश कर रहा था कि जनाब कल रात वाला कातिल मैं ही हूँ, लेकिन पांडे जी उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। यहाँ पांडे जी अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो रस्तोगी साहब सामने खड़े थे। वो पांडे को हड़काने लगते हैं कि क्यों भाई, तेरी मेरी नौकरी दोनों को खाएगा क्या। बलबीर से पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी, वो मेरा दोस्त है। अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो सीधी मुलाकात मेरी ऑफिस में होगी और सस्पेंशन ऑर्डर तेरे हाथ में होगा। अरे ये नीची जात के बच्चे तो आते जाते रहते हैं, खोते रहते हैं और वापस आ जाते हैं। कई बार तो इनके माँ बाप ही इनको नौकरी में लगा देते हैं। इनको खोजने की क्या ज़रूरत है। जो अमीर बच्चे किडनैप हुए हैं उनको खोजो, थोड़ा प्रेस्टीज बढ़ाओ। यानी यहाँ पे रस्तोगी साहब सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि गरीब के बच्चे जाए भाड़ में, जो अमीर के बच्चे गायब हो रहे हैं उनको खोजो, कम से कम डिपार्टमेंट का नाम भी बढ़ेगा। और यही बात वो मीडिया के सामने भी जाकर कहते हैं कि जो अमीर बच्चे गायब हो रहे हैं, पुलिस वालों ने एक टास्क फोर्स बनाकर उनकी खोजबीन शुरू कर चुकी है। खैर यहाँ पे पांडे जी काफी उदास बैठे थे तो उनके कुछ साथी थे, पाठक और बिश्नोई, वो आकर पांडे जी से बात करने लगते हैं कि क्या बात है पांडे जी, क्यों इतने परेशान हो रहे हो। वो ड्राइवर की बेटी के बारे में इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वो ड्राइवर तो खुद अपनी बेटी से धंधा कराता था, क्या पता यहाँ वहाँ भेजा होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा। इस बीच बातों ही बातों में पांडे जी के हाथ में उस ड्राइवर का मोबाइल लग जाता है। पता नहीं कहाँ से ये मोबाइल उनके हाथ लगा था, पर वो कॉल लिस्ट को चेक करने लगते हैं। कॉल लिस्ट में प्रेम का भी नाम था। प्रेम तो बलबीर जी का नौकर है ना, तो कहीं इन सब में बलबीर जी की बजाय नौकर तो शामिल नहीं है। अब एक हिंट तो पांडे जी के हाथ में लग चुका था, तो वो भागते हुए फिर से DIG रस्तोगी के पास जाते हैं और रस्तोगी को सारी कहानी बताते हैं कि बलबीर जो था वो प्रोस्टिट्यूशन करता था, उसने चुंगी को अपने घर बुलाया था, लेकिन चुंगी बहुत देर तक घर से वापस नहीं आई थी। जिस बीच ने प्रेम ने ऑटो ड्राइवर से कहा था कि चुंगी तो जा चुकी है, तो सर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे प्रेम हो। अब मना करने के बावजूद पांडे जी इसी केस के पीछे लगे हुए थे, तो गुस्से में रस्तोगी जी 7 दिन के लिए पांडे को सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ पे पांडे जी सस्पेंशन के बावजूद भी अपने काम में लगे रहते हैं, प्रेम का पीछा करते हैं, देखते हैं कि प्रेम कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका क्या रूटीन है। तो हम देख पाते हैं कि प्रेम से मिलने एक कंपाउंडर आता था और प्रेम लिफाफे में बंद करके उस कंपाउंडर को कुछ देता था, पैसे लेता था और इस तरीके से इनका रूटीन इसी तरीके से चल रहा था। यहाँ पे हम प्रेम की रूटीन को घर के अंदर देख पाते हैं। घर के अंदर वो फिर से खाना पकाकर खा रहा था और कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था। इस बीच बलबीर ऊपर से आता है और प्रेम को कहता है कि जाके कैमरा बंद कर दे। और जब प्रेम कमरे के अंदर कैमरा बंद करने जाता है तो हम देख पाते हैं कि बलबीर का एक अलग ही काला धंधा चल रहा था। वो ना सिर्फ लड़कियों को यानी प्रोस्टिट्यूट्स को अपने पास बुलाता था, बल्कि उनके साथ संभोग करते हुए वीडियो भी बनाता था। यानी एक तरीके से यहाँ पे वो गंदी फिल्म का भी बिजनेस कर रहा था। अब इस बीच में पांडे जी का सस्पेंशन जो कि 7 दिन का था वो भी खत्म हो चुका था। अब पांडे जी से मिलने के लिए पाठक जी आते हैं और पाठक जी पांडे जी को बधाई देते हुए कहते हैं कि चलिए 7 दिन पूरा हो गया, अब जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दूसरा जो ऑफिसर था उसका भी तबादला हो गया है, तो अब एक नया ऑफिसर हमारी टीम को ज्वाइन करने वाला है।
पांडे जी और पाठक जी जब आपस में बात ही कर रहे थे तो उन्हें वो कंपाउंडर दिखता है जो हर रात प्रेम से मिलने जाता था। उस कंपाउंडर को देखकर पाठक कहता है, अरे ये तो वही कंपाउंडर है पांडे जी जिसका एम्बुलेंस वो दशहरे वाले दिन रुका हुआ था, जिसमें आपकी बेटी का इलाज हुआ था। अब पांडे जी को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वो एम्बुलेंस दशहरे के दिन किसी का इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम जब बच्चों को किडनैप करेगा तो उन्हें ले जाने के लिए था। तो अब सबसे पहले वो इस कंपाउंडर को ही पकड़ते हैं, क्योंकि इस कंपाउंडर का प्रेम के साथ काफी उठना बैठना था और ये चीज पांडे जी ने भी ऑब्जर्व की थी। इस कंपाउंडर को उठाकर वो एक अंधेरी अननोन जगह में उसे बांधते हैं, उसे कूटते पीटते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में कंपाउंडर अपना मुंह खोल देता है और बताता है कि हर रात को जो लिफाफे प्रेम उन्हें दिया करता था उसमें बच्चों के ऑर्गन होते थे, जिस ऑर्गन को बेचकर वो एक अलग तरीके से अपना बिजनेस चला रहे थे। पांडे जी के हाथ में बहुत बड़ा सबूत लगा था और अब फिर से इन सभी रिपोर्ट्स को लेकर वो पहुंच जाते हैं अपने दफ्तर में। दफ्तर में वो नया अफसर और साथ में डीआईजी रस्तोगी भी खड़ा हुआ था। रस्तोगी की प्रमोशन हो गई थी। क्यों? भाई अमीर बच्चों के ऊपर खोजबीन कर रहा था और अमीर बच्चों के किडनैपर को पकड़ रहा था, प्रमोशन तो होनी ही थी ना। वो फिर से जाके रस्तोगी को और नए ऑफिसर को अभी तक जितने सबूत मिले हैं दिखाने लगता है, लेकिन रस्तोगी का दिमाग खराब हो गया था। ये साला पांडे अभी तक बलबीर के पीछे पड़ा हुआ है और अभी तक बच्चों के किडनैपिंग के केस पर काम कर रहा है। खैर उस समय तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो ऑफिस से निकलने लगते हैं तो कुछ अननोन लोगों को फ़ोन करते हैं और इसमें एक फ़ोन जाता है बलबीर को। बलबीर को वो सख्त हिदायत देते हैं कि बेटा अब बचने का समय आ गया है, क्योंकि पांडे हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ चुका है। बलबीर कुछ किडनैपर्स को कॉल करता है और कहता है कि एक मर्डर करना है। किसका मर्डर करना है ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ पे पांडे जी अपने नए अफसर के साथ में उस जगह में पहुँचते हैं जहाँ पे उन्होंने कंपाउंडर को बांध के रखा था। देखते हैं तो कंपाउंडर की हालत खराब थी। कुछ गुंडे आकर उसे ठोक पीट के बजा के लगभग मरे जैसी हालत में करके जा चुके थे। लेकिन पाठक कहाँ था? पाठक को तो यहाँ पे उसकी देख खबर के लिए रखा था ना। पाठक जब वापस आता है और पांडे जी उससे पूछते हैं कि क्यों बे तू कहाँ गया था, यहाँ पे देख हमारा एकमात्र जो गवाह था उसको भी गुंडे आके मार के चले गए हैं। पाठक जी कहते हैं कि सर मैं तो थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बाहर गया था। खैर एकमात्र गवाह जो कंपाउंडर इन्हें मिला था उसे भी बलबीर मरवा चुका था और अब पांडे जी फिर से एक क्लोज एंड लूप में आके खड़े थे। लेकिन अब टाइम नहीं था। कंपाउंडर ने बताया था कि ये सब कांड प्रेम कर रहा है, तो अगले दिन प्रेम को धर दबोचा जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में उसका कन्फेशन ऑन किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है और अब हमें प्रेम के पागलपन और साइकोपन की हद दिखाई जाती है। सारे सवाल जो पुलिस कर रही थी, प्रेम उसका इतना खुश होकर जवाब दे रहा था जैसे एक साइकोपाथ देता है। साइकोपाथ लोगों को अपने काम बताने में बड़ा मजा आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ पूछो ना, हम तो सब बताना चाहते हैं। और प्रेम यहाँ पे सब कुछ बकना शुरू करता है। प्रेम का ये कहना था कि हाँ वो बच्चों को पकड़ता था, उनके ऑर्गन्स को बेचता था और उनके मांस को खाता था। बड़ा स्वाद होता था उनमें। वो कौन बनेगा करोड़पति देखते देखते ये सब करता था। चुंगी को क्यों मारा? खैर चुंगी हमेशा बलवीर जी को आके सर्विस दिया करती थी। एक दिन उसका भी मन हो गया तो उसने चुंगी को बुलाया, लेकिन चुंगी उसे लताड़ने लगी कि तू तो नौकर है, मैं तेरे साथ नहीं करूँगी। बस मुझे गुस्सा आ गया, मैंने चुंगी के दुपट्टे से ही उसे मार दिया और उसके बाद उसके सर को काट के ज़मीन में दफनाया और मैंने मरने के बाद वो सब कुछ उसके साथ किया जो मैं उसके साथ करना चाहता था। उसके बाद में मैंने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए, इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को बेचा और मांस को खा लिया। प्रेम ये सब बातें इतनी खुश होकर बता रहा था, लोगों को कैसे मारता था, कैसे काटता था, वो सब एक्शंस को बिल्कुल एक हीरो की तरह परफॉर्म करके दिखा रहा था। खून तो पांडे जी का बहुत ज़्यादा खौल रहा था, क्योंकि ये आदमी उनकी बेटी को भी पकड़ के ले जाने वाला था और शायद उनकी बेटी के साथ भी ये सब विभत्स क्रियाएं करता जिनको वो बता रहा था। इसके खतरनाक माइंडसेट को समझने के लिए इससे सवाल पूछा गया कि तुम आखिर ये सब करते क्यों थे? जिस पर प्रेम का कहना था, देखो साहब, अमीर का बेटा अमीर बनेगा, अच्छी खासी नौकरी करेगा, अपनी ज़िंदगी को चलाएगा। गरीब का क्या है? गरीब बच्चे पैदा करेगा, उसके बच्चे भी कूड़ा करकट साफ करेंगे, चपरासी वाला काम करेंगे, जिसके बाद फिर से वो शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। ये साइकिल चलते जाता है। अब इतने गरीबी में 10-20 बच्चे अगर गायब हो जा रहे हैं, किसको फर्क पड़ता है? पांडे जी का यहाँ पे खून खौल रहा था, पर अपने हाथों को वो कैसे रोक के रखे थे वही जानते थे। अगली बार जो जो लोकेशन प्रेम ने बताई थी
उन लोकेशंस की खोजबीन की जाती है। प्रेम से हुई बातचीत के बाद में अब खोजबीन शुरू होती है। घर के पूरे एरिया को जहाँ पे उसने लाशों को गाड़ा था, उस नाले को जहाँ पे उसने कटी फटी लाशों को फेंका था, उनकी खोजबीन शुरू हो जाती है। गटर से लंबी लंबी हड्डियाँ निकल रही थी, कंकाल निकल रहे थे 16-17, जिनकी गिनती खत्म नहीं होने वाली थी। मोहल्ले वाले जिनके बच्चे अभी तक गायब हुए थे, वो ये सबको देखकर रोना गाना मचा रहे थे। बलबीर के घर में पथराव कर रहे थे कि कितनी निर्ममता के साथ उनके जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पुलिस वाले तक उल्टियां कर रहे थे कि ये क्या चीज़ देखने मिल रहा है। और अब बलबीर को भी पकड़ा जाता है। लेकिन बलबीर, इसी के साथ में डीआईजी रस्तोगी और इसी के साथ में एक बड़ा नेता, ये तीनों दोस्त थे। क्या पता दोस्त थे या फिर इस काले कांड में वो भी थे। जाहिर सी बात है, बलबीर के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। डीआईजी का सपोर्ट था और अब तो नेता का भी सपोर्ट था। तो बस डीआईजी ये कह देते हैं कि बलबीर के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले हैं, इसलिए सारे कांड उनका नौकर प्रेम कर रहा था। बलबीर का इसमें कोई हाथ नहीं था। और ये न्यूज़ को देखकर पांडे जी का माथा ठनक जाता है। इतना काम धंधा किया इसीलिए कि मेन कल्प्रिट यानी बलबीर बच के निकल जाए। भाई जाहिर सी बात है, हमने भी देखा है कि बलबीर भी पोर्नोग्राफी करता था। एक टीनेज लड़की चुंगी का फ़ायदा उठाता था, भले पैसों के लिए भी हो, लेकिन उम्र का लिहाज भी कोई चीज़ होती है। और क्या पता उसी के बंगले में रहकर प्रेम इतना कुछ कर रहा है। ऐसे कैसे है कि बलबीर के नाक के नीचे इतना कुछ होगा और उसे खबर भी ना हो। बलबीर मेन कल्प्रिट तो था। और अब पांडे जी प्रेम से मिलने जाते हैं। प्रेम को बहुत कॉन्फिडेंस था कि बलबीर जी के पास पैसा है तो प्रेम को आके बचा लेंगे, लेकिन उसकी इस खुशफहमी को पांडे जी दूर कर देते हैं। पांडे जी कहते हैं कि देख, तेरा कंपाउंडर दोस्त जो पैसे को तेरे गांव भिजवाता था वो मर चुका है, पर अगर वो मर चुका है तो पैसे तेरे घर तो पहुंच नहीं रहे हैं। इसी के साथ में बलबीर ने भी कह दिया है कि सब चीज़ तू करता था, बलबीर नहीं करता था। यानी बेटा अब तो तू गया, तुझे कोई नहीं बचाने वाला। इवन बलबीर के भी गुनाहों की सज़ा तू ही भुगतेगा। अब ये सुनकर प्रेम सारी पोल खोलने लगता है कि बलबीर पोर्नोग्राफी करता था और उसकी पोर्नोग्राफी की कुछ वीडियो सीडी उसने उसके घर भी भिजवाई थी। तो अगर पांडे जी प्रेम के घर जाएं तो वहाँ उन्हें बलबीर के काले धंधों की सीडी मिल जाएगी। सीडी को लेने के लिए अगले दिन पांडे जी अपना लैपटॉप, बोरिया, बिस्तर लेकर प्रेम के गांव के लिए रवाना होते हैं। वो अपने दोस्त पाठक को कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगने वाला है, फिर तो इस केस की काया ही पलट जाएगी। बस में बैठकर वो प्रेम के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी बीवी को वो सारी बातें बताते हैं ताकि उसकी भी आंखों से पर्दा हट सके। और उसके बाद में उन सीडियों को लेकर लैपटॉप में प्ले करके देखते हैं। उसमें उसके बाद जो वो देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लोग गलत काम कर रहे थे और उसकी वीडियो बना रहे थे, और इन सब में बलबीर और प्रेम दोनों शामिल थे। अरे बच्चों के साथ करके क्या मिलता होगा इन्हें। खैर, इन सारे सबूत को लेकर जब पांडे जी रोड के किनारे खड़े थे तो वही गुंडे जिन्होंने कंपाउंडर की लाश को ठिकाने लगाया था, पांडे जी को किडनैप कर लेते हैं, सीढ़ियों को तोड़ देते हैं और पांडे जी को चाकू से मार मार कर उनकी जान ले लेते हैं। आखिर एक अफसर जो बहुत दिन बाद ईमानदार हुआ था, उसे उसकी ईमानदारी का सबूत मिल चुका था। हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। पाठक का भी प्रमोशन हो चुका है। क्यों हुआ है? खैर, वही तो था मास्टरमाइंड। वो भी रस्तोगी के साथ मिल चुका था और पांडे जी प्रेम के केस में जो भी करते थे पाठक को बता के करते थे। तो फिर वो कंपाउंडर कहाँ छुपा हुआ है? पांडे जी प्रेम के गांव गए हैं, ये सब खबर उन्होंने रस्तोगी को दी थी, रस्तोगी ने बलबीर को दी थी और बलबीर ने अपने गुंडे को, और इस तरीके से सारे सबूत स्वाहा हो गए। रस्तोगी जी और बलबीर जी की कृपा से पाठक को भी प्रमोशन मिल चुका था और हम वहाँ गुमशुदा लोगों के पोस्टर्स में पांडे जी के भी पोस्टर देख पाते हैं। किसी को नहीं पता कि पांडे जी प्रेम के घर से अब कभी वापस नहीं आएंगे, वो तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन फिल्म एक तगड़े सस्पेंस के साथ खत्म होती है। पांडे जी और पाठक जी के साथ एक और जो पुलिस ऑफिसर था ना, उसके पास एक सीडी पहुंचती है, जिस सीडी में शायद प्रेम और बलबीर के सारे कले चिट्ठों का सबूत था। ये सीडी किसने भिजवाई और अब क्या ये केस आगे बढ़ेगा? इसी सस्पेंस के साथ सेक्टर 36 खत्म होती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को देखकर आप एक चीज़ समझ सकते हैं, साइकोपैथ किलर्स किसी को नहीं देखते। उनकी अपनी ही दुनिया होती है, उनकी अपनी ही थ्योरीज होती है। अपने किए गए काम को वो गलत बिल्कुल नहीं समझते। और हम अगली बार 2 फीमेल साइको किलर्स की कहानी लेकर आने वाले हैं, जो फीमेल साइको किलर्स बच्चों को मारती थी और फिर उनकी लाश को अपनी जेबे में भरकर, अपने पॉकेटों में भरकर मूवीज़ देखने जाती थी।
क्योंकि वो इन बच्चों से भीख मंगवाती थी और उसके बाद पत्थर से इनका सर को फोड़ देती थी। ये खतरनाक कहानी अगर आपको जाननी है, जो कि अगेन रियल लाइफ से बेस्ड है और रियल लाइफ की ही कहानी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये कहानी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तब तक आप ये 2 वीडियोस देख सकते हैं जो अगेन हमारी प्लेलिस्ट में से हमारी सबसे फेवरेट है। और जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि मेरी फिल्मों में चॉइस काफ़ी अच्छी है, तो आप इन दोनों फिल्म्स को देखिए, आप निराश नहीं होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।